नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल ऑनलाइन क्लासेस में। आज हमारा 4th बैच स्टार्ट हो रहा है। 4th बैच में आज हम पोस्ट बॉक्स 55 से पढ़ेंगे। आप सभी को पता है पीएएसए का जो बैच हम अभी पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ये इसमें ना जो गाइड्स आती है, पोस्टल गाइड्स या पोस्टल वॉल्यूम जो भी आने वाले हैं, हम आगे पढ़ने वाले वो पूरा पढ़ना है हमको। ऐसा नहीं जैसे पोस्टमैन मेल गार्ड में क्या है या एमटीएस में क्या है, उन्होंने बता दिया कि इतने क्लोज से इतने पढ़ लीजिए, आपका हो जाएगा सिलेक्शन। पर पीएएसए में इन लोग ने जो नाइंसाफ़ी की है पीएएसए एग्ज़ाम में, वो है कि तुम पूरा गाइड्स पढ़ो, पूरा वॉल्यूम पढ़ो, फिर जाके इनमें से हम कुछ क्वेश्चन देंगे। तो इससे ना ये इन्होंने एग्ज़ाम को टफ कर दिया है, ठीक है। तो बहुत बड़ा सिलेबस कर दिया है। यहाँ से मोस्ट ऑफ द सेक्शन जो है, बहुत सारे सेक्शन में से ऐसे ऐसे टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट ही नहीं है और आज के डेट में वो है ही नहीं, इरेलीवेंट है। मतलब कि आज के डेट में वो काम ही नहीं करते पोस्ट ऑफिस में। वो सारे पॉइंट्स भी हमें पढ़ने पड़ते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कब पूछ ले वो सवाल, ठीक है। तो वो चीज़ है। लेकिन पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट पोस्ट भी काफ़ी बड़ा है। काफ़ी लोग इस ये सपना देखते हैं। पोस्टमैन जुड़े हैं हम हमारे साथ, मेल गार्ड जुड़े हैं, एमटीएस जुड़े हैं, जीडीएस जुड़े हैं। तो बहुत लोगों का सपना है कि एक बार पीएएसए तो बन जाए, बाबू बन जाए। बाबू कहा जाता था इसको, अभी भी कई जगह में बाबू कहा जाता है। बाबू यानी पहले टाइम में ऑफिसर्स को बाबू के नाम से जाना जाता था। तो आज के टाइम पे भी पीएएसए का मतलब है बाबू, ठीक है। तो ये हम आज कवर करने जा रहे हैं। 4th लेक्चर होने वाला है हमारा पीएएसए का। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा पढ़ाई। बहुत अच्छे स्कोर आ रहे हैं, बहुत खुशी है हमें आपके अच्छे स्कोर आ रहे हैं एमसीक्यू में। काफ़ी अच्छे एमसीक्यू टेस्ट आप दे रहे हैं, इसी तरह से दीजिए और कोई भी चीटिंग करके मत दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पोस्ट बॉक्स 55 से स्टार्ट है। थोड़ा सा क्लोज भी आप लोग देख लेना, कभी कभी पूछ सकते हैं। पोस्ट बॉक्स के बारे में आप सभी को पता ही है। आप पोस्टल असिस्टेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पोस्ट बॉक्स का आपने नाम सुना ही होगा, आपने देखा भी होगा। तो इसकी अथॉरिटी किसके पास होती है? हेड ऑफ द सर्कल के पास होती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और इसमें हम हमेशा पोस्ट बॉक्स में याद रखिए कौन से आर्टिकल भेज सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। तो ये है फुल्ली अनरजिस्टर्ड, यहाँ पे अन आएगा, ठीक है। ठीक है, अपंजीकृत लेख ही इसमें भेज सकते हैं। फुल्ली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड, याद रखिए इसको, रजिस्टर मत लिख देना आप लोग, इसमें करेक्ट करना आप जब नोट्स बनाएंगे, ठीक है। अनरजिस्टर्ड, फुल्ली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल ही पोस्ट बॉक्स में भेज सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सवाल आ सकता है। अब अनरजिस्टर्ड आर्टिकल से हमारा क्या मतलब है, ठीक है। इसका मतलब है हमारा इनलैंड लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, ठीक है, पोस्ट कार्ड, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, रजिस्टर्ड बुक, लेटर्स, ये सारी चीज़ें अनरजिस्टर्ड हो, अपंजीकृत हो तो हम पोस्ट बॉक्स में भेज सकते हैं। और तभी भेज पाएंगे अगर हमारे पास पोस्ट बॉक्स का नंबर होगा, तो भेज पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये सारी चीज़ें आप लोग भेज सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक रेंटर के पास एक ही पोस्ट बॉक्स हो सकता है, यानी एक किराएदार एक पोस्ट बॉक्स किराए पे ले सकता है, ठीक है। एक्सेप्शन भी है यहाँ पे, कुछ अपवाद भी है। क्या क्या अपवाद है? अगर कोई लेजिटिमेट पर्सनल है यानी जायज़ या वैध कर्मी है, कोई फैमिली गेस्ट है, ट्रेनी है या फैकल्टी है, या तो विजिटर है या कमर्शियल रिप्रेजेंटेटिव है यानी वाणिज्यिक प्रतिनिधि है, तो वो उस पोस्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। वैसे एक रेंटर के लिए एक पोस्ट बॉक्स है, लेकिन ये चार जो पॉइंट हमने बताए वो भी एक उसी पोस्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है, अगर कोई पार्टनर है, दो पार्टनर है, जैसे यहाँ पे हम आ जाता है रिलायंस, ठीक है, और ये है हमारी टाटा कंसल्टेंसी या टाटा, ये दोनों चाहे तो क्या एक पोस्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जी हाँ, एक पोस्ट बॉक्स का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। दोनों का एक कॉमन जो है पोस्ट बॉक्स होगा, लेकिन जो फ़ीस देनी पड़ेगी, जो फ़ीस देनी पड़ेगी वो अलग-अलग दोनों को देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आप पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स ही हम पोस्ट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो अब हम रजिस्टर्ड आर्टिकल का क्या करें? इस रजिस्टर्ड आर्टिकल का क्या करें अब? तो वो जो रजिस्टर्ड आर्टिकल होगा, इंश्योर्ड आर्टिकल होगा, वैल्यू पेबल पोस्ट होगा या मनी ऑर्डर होगा, यानी ये सारी चीज़ें पैसों से रिलेटेड है, तो ये सारी चीज़ें पोस्टमैन ही डिलीवर करेगा, ठीक है। भले ही आप अगर पोस्ट बॉक्स के एड्रेस में भी डालते हैं, पोस्ट बॉक्स का नंबर डाल देते हैं, फिर भी वो पोस्टमैन ही डिलीवर करता है, ठीक है। अगर आपने पोस्ट बॉक्स के नाम पे डाला, ठीक है, पोस्ट बॉक्स का नंबर डाला, ये सारी चीज़ें डाली, इनमें से कोई एक चीज़ें डाली और वहाँ पे पोस्ट बॉक्स है ही नहीं, पोस्ट बॉक्स है ही नहीं,
तो पोस्टमैन क्या करेगा, वो आरटीएस हो जाएगा, ठीक है, वो रिटर्न टू सेंडर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, ये सारे जितने आर्टिकल्स हैं ये पोस्टमैन डिलीवर करता है। दूसरी बात, अगर आपने ये सारे आर्टिकल पोस्ट बॉक्स के एड्रेस में भी डाल दिया, गलती से आपने भेज दिया, तो भी पोस्टमैन ही डिलीवर करेगा। लेकिन याद रखिए, उस कस्टमर के पास आपने पोस्ट बॉक्स नंबर डाला और याद आपके दोस्त तक जाते जाते पता चला आपके दोस्त ने वो पोस्ट बॉक्स जो है विड्रॉ कर दिया है, वो उसने वो बंद कर दिया, वापस भेज दिया पोस्ट ऑफिस को, तो फिर वो रिटर्न टू सेंडर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सारी चीज़ें। अब हम जाते हैं हमारे पोस्ट बॉक्स के रेंट पर। तो कितना किराया है, कितने रुपए लगेंगे, ये सारे तो हम अलग से अपना एक लेक्चर है अलग से, वो देख लेंगे वहाँ पे। तो वो जो लेक्चर है उसमें हम पूरे पोस्टल रेट के बारे में पढ़ेंगे, वो अलग से बाद में आएगा। पर अभी हम फॉर्मेलिटी क्या होती है वो देख लेते हैं। तो फॉर्मेलिटी ये रहने वाली है, सबसे पहले एप्लीकेशन लिखना है पोस्ट मास्टर जी को कि हमें किराए पे चाहिए पोस्ट बॉक्स। दूसरा, आपने बताना है कि बिज़नेस क्या है, किस लिए, नेचर ऑफ बिज़नेस, यानी किस लिए आपको पोस्ट बॉक्स चाहिए। दूसरी या तीसरी चीज़ है, अभी विटनेस 2 होने चाहिए, ठीक है, 2 विटनेस होना चाहिए। और आखिरी है, करेक्ट एड्रेस आपने लिखना है, पोस्ट मास्टर को बताना है सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो आप लोगों को पोस्ट बॉक्स किराए पे मिल जाएगी। अब एक और पॉइंट यहाँ पे ये है कि पोस्ट बॉक्स कभी भी वापस ले लिया जा सकता है, यानी विड्रॉ कर लिया जा सकता है पोस्ट ऑफिस द्वारा। पोस्ट ऑफिस चाहे तो उसको कभी भी विड्रॉ कर सकती है एनी टाइम और विदाउट एनी रीज़न, यानी बिना रीज़न के भी। पर नॉर्मली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे के अगर आप किराए पे लेते हैं या मिसयूज़ करते हैं, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, तभी जाके ये विड्रॉ करती है डिपार्टमेंट, वापस ले लेती है, वरना उनको क्या लेना देना, उनको तो किराया आ ही रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगर आपने एड्रेस चेंज करना है अपने पोस्ट बॉक्स का, अपने घर चेंज कर लिया है, तो सबसे पहले आप पोस्ट मास्टर को इन्फॉर्म कर देंगे, वो भी 7 दिनों के अंदर, ठीक है, 7 दिनों के अंदर, कि मैंने एड्रेस चेंज कर लिया है, मेरा पोस्ट बॉक्स का एड्रेस भी चेंज कर दो। इस तरह से आप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि वो विड्रॉ ना हो, ठीक है। क्या पोस्ट बॉक्स नंबर आप अपने मर्ज़ी से ले सकते हैं? नहीं, ये पोस्ट ऑफिस द्वारा दिया जाता है, ठीक है। ये जो रेंट होता है, किराया होता है, ये जो रिन्यू हमें करना है, फीस जो होगी इसकी, वो कैसे देंगे, तो वो हमेशा एडवांस में दिया जाता है और साथ में उसके एप्लीकेशन भी देना होता है, ठीक है। और इस चीज़ का कभी भी रिफंड नहीं होता, इसका रेंट का और रिन्यूअल जो फीस वगैरह है, ठीक है। ये जो ताला है, पोस्ट बॉक्स का जो ताला है, वो कौन देता है? वो किराएदार यानी रेंटर देता है। तो अगर हमसे गुम हो गया, हमसे खो गया है वो, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले पोस्ट मास्टर को इन्फॉर्म करेंगे, फिर हमसे गुम हुआ है तो वो जो हम किराएदार है, तो हम उसको पेमेंट दे देंगे कि इतने का ताला था, ये ले लो, मुझे नया ताला लेके दे दो। तो वो कॉस्ट वगैरह आप लोग दे देंगे, ताला चाबी वगैरह का पोस्टेज चार्ज वगैरह भी आप लोग दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, पोस्ट मास्टर जो है ना, वो नया ताला चाबी जो है आपको प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। अब आपका पोस्ट बॉक्स का वैलिडिटी ख़त्म हो गया है, ठीक है। अगर आपका पोस्ट बॉक्स का जो किराए का एक अवधि है वो ख़त्म हो गया है, तो आपके पास 15 दिन होते हैं, याद रखिएगा 15 दिन होते हैं। या तो आप रिन्यू कर लीजिए या तो उसको विड्रॉ कर लीजिए, यानी वापस दे दीजिए। तो अगर आपका मन भर गया है पोस्ट बॉक्स से, आपका काम नहीं आ रहा, तो आपने विड्रॉ कर देना है। कैसे करेंगे? उस ताला और चाबी को सरेंडर करके, ठीक है। फिर आपका जो ताला चाबी का अमाउंट है वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा। अब आपको लग रहा है नहीं मुझे और इस्तेमाल करना है, तो आपको फिर से एप्लीकेशन भरना पड़ेगा 15 दिन के अंदर। याद रखिए 15 दिन के अंदर आपने एप्लीकेशन भर देना है। एक रेंट होगा उसका, वो रेंट जो है साथ में उसके साथ में देना है। अगर पोस्ट मास्टर सेटिस्फाई हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ ये बेचारे ने जो कहा सच है, शायद शायद हो सकता है थोड़ी लेट हो गई हो, पर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो वो आपको वापस वो पोस्ट बॉक्स का नंबर दे देंगे अगर अवेलेबल हो। अगर वो पोस्ट बॉक्स का नंबर किसी और को दे दिया गया है, तो आपने फिर से फ्रेश एप्लीकेशन भरना है, ठीक है। आपने फिर से फ्रेश एप्लीकेशन भरना है, फिर आपको नया पोस्ट बॉक्स मिलेगा। अब जो हम बोल रहे थे किराए की जो एक इंटरवल होगा या फिर किराए का एक पीरियड होगा, कब से कब तक का होता है, तो वो शुरू होता है महीने के पहले दिन से अगले महीने के पहले दिन तक, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा पोस्ट बॉक्स क्लियरेंस, यानी पोस्ट बॉक्स के अंदर जो आर्टिकल्स आएंगे वो कौन क्लियर करेगा, तो वो रेंटर यानी किराएदार करेगा। और कब करेगा? वर्किंग आवर ऑफ पोस्ट ऑफिस, यानी पोस्ट ऑफिस के वर्किंग आवर के बीच में वो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अगर हमें करेक्ट डिलीवरी करवानी है, करेक्ट डिलीवरी पोस्ट बॉक्स सीधे उधर ही जाए, तो हम कैसा एड्रेस लिखें? तो आपने ऐसे लिखना है, सबसे पहले
पोस्ट बॉक्स का नंबर, नेक्स्ट उसका डिलीवरी पोस्ट ऑफिस का नाम और इसके बाद पिन कोड। इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो जो आपका आर्टिकल है सीधा पोस्ट बॉक्स में जाएगा। ठीक है। अगर बहुत बड़ा आर्टिकल आ गया, सोचिए काफ़ी बड़ा आर्टिकल आ गया, पोस्ट बॉक्स में जगह नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले जो पोस्ट मास्टर होता है पोस्ट ऑफिस का, वो एक इंटीमेशन स्लिप निकालेगा। इंटीमेशन स्लिप यानी एक तरह का नोटिस निकालेगा, नोटिस जारी करेगा या इन्फॉर्म करेगा। फिर उस आर्टिकल को, नेक्स्ट स्टेप है, उस आर्टिकल को डिलीवरी डिपार्टमेंट में रखा जाएगा पोस्ट ऑफिस के। ठीक है। फिर जो रेंटर है जिसके पास वो नोटिस अब तक आ गया होगा, वो उस इंटीमेशन स्लिप को यानी नोटिस को लेके आएगा और साथ में एक डिलीवरी टिकट लेके आएगा। अब ये डिलीवरी टिकट क्या है? तो अब डिलीवरी टिकट के बारे में हम पढ़ते हैं। डिलीवरी टिकट रेंटर द्वारा, रेंटर को जो है प्रोवाइड की जाती है। वो एक तरह से आईडी का काम करता है। ठीक है। तो डिलीवरी टिकट एक आईडी होता है, याद रखिएगा। अब हम आपको बताते हैं आगे का जो हमारा है, नेक्स्ट है हमारा डिलीवरी टिकट का जो नंबर होता है वो पोस्ट बॉक्स नंबर से बिल्कुल बराबर सेम होता है। ठीक है। तभी कोई पोस्टल एम्प्लॉय समझ जाता है कि अगर डिलीवरी टिकट नंबर, ये डिलीवरी टिकट है, इसका नंबर अगर पोस्ट बॉक्स के नंबर से बराबर का है, इक्वल है, सेम है, तो जाके वो आर्टिकल्स उनको सौंपेंगे, नहीं तो ऐसे भी काम नहीं चलेगा। ठीक है। अगर आपसे चाबी खो जाती है या इस तरह का कुछ और होता है, तो आर्टिकल्स आपने काउंटर से ही जाके लेना है। ठीक है। काउंटर से लेके जाना है, पर साथ में विंडो टिकट लेके जाइएगा वरना नहीं मिलेगा। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे है हमारा, अगर पोस्ट बॉक्स को 7 दिनों के अंदर क्लियर नहीं किया, 1 हफ्ते हो गए आपने पोस्ट बॉक्स क्लियर ही नहीं किया, पूरा आर्टिकल जम गया है पोस्ट बॉक्स के अंदर, तो एक नोटिस जारी कर दिया जाएगा पोस्ट मास्टर द्वारा रजिस्टर पोस्ट के थ्रू। ठीक है। रजिस्टर पोस्ट के थ्रू जारी कर दिया जाएगा। अब फिर भी आपने क्लियर नहीं किया, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगर आपने फिर भी क्लियर नहीं किया तो आर्टिकल कुछ दिन पोस्टमैन द्वारा आपके घर तक डिलीवर किया जाएगा। ठीक है। और उसी केस में कि रेंटर का एड्रेस अवेलेबल हो, कि किराएदार का एड्रेस हमें पता है तो पोस्टमैन जाके दे देगा। और अगर आपने इंस्ट्रक्शन दिया हो कि मैं अभी कुछ दिन घर से बाहर जा रहा हूँ, मेरा आर्टिकल पोस्ट बॉक्स क्लियर करने का टाइम नहीं है, तो मैं मेरा घर पे आके दे देना, तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन अगर आप देते हैं तो भी पोस्टमैन आके दे देता है। ठीक है। पर आपने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, पोस्टमैन डिलीवर नहीं कर पा रहा, तो लास्ट पॉइंट है, उसको आर्टिकल अगर आपके घर तक नहीं पहुंच पा रहा और पूरा लेटर बॉक्स भी, जो आपका पोस्ट बॉक्स है वो भी भर गया है, तो उन आर्टिकल को अनडिलीवरेबल माना जाएगा। अनडिलीवरेबल का मतलब क्या है? कि डिलीवर नहीं हो सकता वो आर्टिकल। ठीक है। आखिर में आपने सब कर लिया, सारी चीज़ें कर ली, और आपको अब पोस्ट बॉक्स यूज़ ही नहीं करना है, आपको कोई काम नहीं आता, तो आपने चुपचाप जाके सरेंडर कर देना है लॉक और की। ठीक है। लॉक एंड की जाके जमा कर देना है। इसके बाद आपको जो भी है रिफ़ंड मिल जाएगा थोड़ा बहुत। अगर आपका ताला चाबी या पोस्ट बॉक्स में कुछ डैमेज पाया जाता है तो कोई रिफ़ंड आपको नहीं मिलने वाला है। अब नेक्स्ट हमारा 56 क्लॉज है, पोस्ट बैग। तो ये एक थैला है, एक तरह का थैला होता है। पर यहाँ से जो क्वेश्चन सबसे पहला आएगा, फर्स्ट पॉइंट ही है हमारा, ये हमेशा आता है, या रट्टा मार लीजिए, पोस्ट बैग की फैसिलिटी कौन से पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल होती है? तो फर्स्ट पॉइंट का आंसर है, पोस्ट बैग की फैसिलिटी हर डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल होती है। यहाँ से सवाल आता है। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पोस्ट बॉक्स सिस्टम हो या ना हो, पोस्ट बैग का सिस्टम वो उस पोस्ट ऑफिस में हो सकता है। यानी ज़रूरी नहीं जहाँ पोस्ट बैग का सिस्टम हो वहीं जो है पोस्ट, जहाँ पोस्ट बॉक्स का सिस्टम हो वहीं पे पोस्ट बैग का सिस्टम हो, ये दोनों चीज़ अलग है। ये हो या ना हो, पोस्ट बैग हो सकता है उस पोस्ट ऑफिस में। ठीक है। अब ये होता क्या है पोस्ट बैग? तो ये बता दे, ये वैसे आर्टिकल जो होता है, ये एक तरह का पोस्ट बैग है। ठीक है। थैला जिसमें आर्टिकल्स होती है, काफ़ी सारी आर्टिकल्स जो है जमती रहती है। आप आते हैं डिलीवरी टिकट लेके और उस आर्टिकल को ले जाते हैं, और वो ये बैग लॉक्ड होता है। ठीक है। लॉक्ड पोस्ट बॉक्स विद आर्टिकल प्लेस इनसाइड द बैग। ठीक है। इन बैग के अंदर आपके आर्टिकल्स होते हैं। ये तभी आपको दिया जाएगा जब आप डिलीवरी टिकट लेके आएंगे और काउंटर, पोस्ट ऑफिस काउंटर में आएंगे, फिर आपका सामान आपको दे दिया जाएगा। अब पोस्ट बैग में क्या क्या सामान भेज सकते हैं? तो इसमें क्या क्या हो सकती है, देखिए, रजिस्टर्ड लेटर हो सकती है, पोस्ट कार्ड हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, और पैकेट हो सकता है। ये सारी चीज़ें वो भी पूरी प्रीपेड प्रीपेड होनी चाहिए, पूर्व भुगतान वाली होनी चाहिए, तब आप इस चीज़ का फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है।
आपके पास एक और फैसिलिटी होती है कि सेम पोस्ट बैग नंबर और सेम पोस्ट बॉक्स नंबर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दोनों के एक नंबर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आप लोगों का पोस्टमैन मेल गार्ड और GDS टू MTS में भी आता है। ठीक है, अब इसके बाद डायरेक्ट जंप हो जाता है क्लॉज और वो अलग सेक्शन में चला जाता है। पर क्योंकि हम PASA का पढ़ रहे हैं तो अब 56 के 55 के बाद 56, अब 57 आया। लेकिन दूसरे सिलेबस में ऐसा नहीं है, वो यहाँ से कट जाता है, यहाँ पे उनका सेक्शन ख़त्म, यहीं तक पढ़ना है उनको। ठीक है, PASA का है तो हम अभी पढ़ेंगे विंडो डिलीवरी क्या होती है। विंडो डिलीवरी, तो देखिए सिंपल सी बात है, आप कभी भी जब पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, ठीक है, अगर आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, पोस्ट ऑफिस के जाके काउंटर में लाइन लग के जब सामान लेते हैं, तो उस जो डिलीवरी है उसको हम कहेंगे विंडो डिलीवरी। तो एक्सेप्ट पोस्ट बॉक्स सिस्टम, यानी पोस्ट बॉक्स सिस्टम को छोड़ के बाकी सारे आर्टिकल्स आप पोस्ट ऑफिस के विंडो से ले सकते हैं। विंडो इसलिए कहा जाता है क्योंकि काउंटर जो विंडो जैसा दिखता है, इसलिए वहाँ पे आप जब भी जाते हैं तो उसको विंडो डिलीवरी कहा जाता है। आर्टिकल जो होने चाहिए वो लूज होने चाहिए, और अगर आप रिटर्न में एप्लीकेशन दे देते हैं पोस्ट ऑफिस में कि मैं सारे आर्टिकल्स काउंटर से लेना चाहता हूँ, तो आप एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 58, हमारा बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है और ये थोड़ा बोरिंग भी है। दूत, मैसेंजर, ये होते हैं मैसेंजर, पहले हुआ करते थे। आप अगर बिजी है तो आप एक तरह से एजेंट रख देते, तो वैसे मैसेंजर होता है। मैसेंजर के बारे में आप पढ़ेंगे, आगे के जितने पॉइंट है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, दूतों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे जगह में जहाँ पे डिलीवरी पोस्टमैन द्वारा अवे जो है पॉसिबल नहीं है, डेली डिलीवरी नहीं हो सकती पोस्टमैन द्वारा, वहाँ पे मैसेंजर का इस्तेमाल होता था। तो मैसेंजर को क्या करना होता था, जितना भी पोस्टेज है, ड्यू है यानी डाक शुल्क देय है, या जो भी एडवांस है वो उन्हें देना होता था। इसमें क्या होता था, एक खाता रखा जाता था, एक खाता रखा जाता था और नियमित अंतराल पर समायोजित किया भी जाता था। ठीक है, इसमें पोस्ट ऑफिस के साथ आप एक अकाउंट खोल देते हैं। पोस्टमैन क्योंकि बार बार नहीं आ सकता, तो एक पोस्ट ऑफिस के साथ अकाउंट खोल दिया जाता है और एक नियमित अंतराल पर समायोजित किया जाता है, उसकी कैलकुलेशन वगैरह होती है। ठीक है, अगर कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल लेटर आता है या इंश्योर्ड आर्टिकल आता है तो वो मैसेंजर को दे दिया जाता है। ठीक है, क्लॉज 60 में हम आगे पढ़ेंगे कैसे भी दिया जाता है। ठीक है, 59 है हमारा पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर टू मैसेंजर, क्या मैसेंजर को मनी ऑर्डर भेजा जा सकता है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल, अगर पंजीकृत लेख आते हैं तो वह क्या मैसेंजर को दे सकते हैं, अगर देते हैं तो क्या नियम है, यानी दूतों को दे सकते हैं कि नहीं, कैसे दे सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे। देखिए, अगर एड्रेसी, समझिए आप एड्रेसी है और आप अथोराइज करते हैं पोस्ट मास्टर को, वो भी लिखित में, कि आप खुद रिसीव नहीं करेंगे, मैसेंजर के थ्रू आप अपना आर्टिकल्स लेना चाहेंगे, वो भी रजिस्टर्ड आर्टिकल। ठीक है, और रजिस्टर्ड आर्टिकल का मतलब ये नहीं कि अनइंश्योर्ड, ठीक है, अनइंश्योर्ड को छोड़ के, अनइंश्योर्ड को छोड़ के, यहाँ पे लिखा अनइंश्योर्ड को छोड़ के बाकी इंश्योर्ड वाले आर्टिकल्स आप अगर चाहेंगे मैसेंजर के थ्रू हो तो हो सकता है। वैल्यूपेबल आर्टिकल भी नहीं, ठीक है, इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो वो मैसेंजर को दे दिया जाएगा। पर कैसे दिया जाएगा हम देख लेते हैं। देखिए, एक तो अगर आप वो जो मैसेंजर है वो आपके विश्वास का बंदा है तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, सोचिए आप यहाँ से बाहर जा रहे हैं, आप अपने घर पे नहीं है, आपने मैसेंजर के थ्रू रिसीव करना है, पर आप चाहते कि वो साइन ना करे, रिसीट में साइन ना करे, तो इसमें क्या होगा, देखिए सबसे पहले अगर वो रिसीट में या एक्नॉलेजमेंट में साइन ना करे तो क्या करेंगे, रिसिप्ट और एक्नॉलेजमेंट को सीधा एड्रेसी को भेज देंगे। ठीक है, एड्रेसी को भेज देंगे, यानी जैसे आपको सबसे पहले हमारा रिसीट हो गया ये, ठीक है, और ये हो गया हमारा एक्नॉलेजमेंट, ये सबसे पहले एड्रेसी को भेजा जाएगा, एड्रेसी के पास पहुंच गया, एड्रेसी साइन कर देगा, फिर वो जो आर्टिकल आया है वो फिर भेजा जाएगा आपके मैसेंजर को। ठीक है, ऐसे होता है। इसमें क्या होता है, रिसीट और एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि आप नहीं चाहते कि मैसेंजर साइन करे, मैसेंजर पे आपको शक है, तो आप सीधा खुद के पास रिसीट और एक्नॉलेजमेंट मंगवाइए, साइन कर दीजिए, फिर आर्टिकल आपका हाथ में होगा और मैसेंजर को वो आर्टिकल दे दिया जाएगा और आप साइन करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम देखते हैं
डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल, अगर हमें कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल या मनी ऑर्डर स्टूडेंट छात्रों को देनी है या आया है तो कैसे होगा। तो देखिए ये जो आर्टिकल्स आते हैं स्टूडेंट के लिए, वो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन को दे दिए जाते हैं, यानी अगर प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल को दे दिया जाएगा, या कोई ऑथराइज बंदा अगर अथॉरिटी किसी और को दी हुई है तो उसको दिया जाता है, बच्चों को नहीं दिया जाता। ठीक है, और इस चीज़ की अप्रूवल भी हेड ऑफ़ द सर्कल करते हैं। ठीक है, अगर इंश्योर्ड आर्टिकल है या मनी ऑर्डर है, यानी कि कीमती चीज़ है, मनी ऑर्डर से रिलेटेड है या इंश्योर्ड आर्टिकल तो कुछ कीमती है, तो इसकी आइडेंटिटी बॉन्ड बनाई जाती है, एक बॉन्ड बनाई जाती है और ये अप्रूव की जाती है एचओसी द्वारा, हेड ऑफ द सर्कल द्वारा। ठीक है, अब है हमारा अकाउंट्स विद प्लांटर। ठीक है, कुछ खाते रखे जाते हैं प्लांटर के साथ। फार पीपल यानी जो दूर रहता है, दूर दराज के जगह पे रहता है, ये डिफेंस की कोई यूनिट हो या परमिट इस तरह से, तो बिजनेस रिप्लाई कार्ड आपने सुना होगा, बिजनेस रिप्लाई कार्ड उनके जो होल्डर होते हैं। बाकी ऐसे लोग जहाँ पे आर्टिकल डेली पहुँचना पॉसिबल नहीं है, उनके साथ एक खाता खोला जाता है, इसके बारे में ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे आर्टिकल्स, साथ ही साथ जो अनपेड कॉरस्पॉन्डेंस है, यानी जो लेख है, जो देय आते हैं जिसमें अनपेड होता है, देय नहीं आते, ठीक है, ड्यू आर्टिकल्स होते हैं, उन आर्टिकल्स के बारे में हम बताते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पोस्ट ऑफिस अरेंज कर सकता है डिलीवरी ऑफ आर्टिकल टू मैसेंजर, तो इन केसेस में भी जो काफ़ी दूर दराज के लोग हो गए, प्लांटर हो गए, इनमें जो आर्टिकल्स की डिलीवरी होगी वो भी मैसेंजर को होगी। ठीक है, पर इसमें भी एडवांस पेमेंट करना होगा या डिपॉजिट करना होगा, और एड्रेसी के साथ एक अकाउंट खाता रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वो भी नॉन इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर एड्रेसी जो एयरमेल आर्टिकल रिसीव करना चाहते हैं, एयरमेल आर्टिकल यानी विमान से जो भी आर्टिकल्स आती है, तो उनको एडवांस में इतना पैसे, सफिशिएंट पैसे दे देने हैं कि वो जो फ़ीस है, एयरमेल का जो फ़ीस होता है वो कवर हो जाए, और साथ ही साथ रिटर्न इंस्ट्रक्शन भी देना होता है। चलिए, अब इम्पॉर्टेंट है हमारा, इससे पहले वाले इतने इम्पॉर्टेंट नहीं थे, ये है आईडी कार्ड्स। आईडी कार्ड्स, ठीक है, तो दो तरह के आईडी कार्ड्स होते हैं, एक एम्प्लॉय के लिए और एक जनरल पब्लिक के लिए। ठीक है, एम्प्लॉय वाला आप लोगों को मिलता होगा, अब हम जनरल पब्लिक वाला पढ़ेंगे। ठीक है, तो फॉर बेनिफिट ऑफ टूरिस्ट एंड ट्रैवलिंग रिप्रेजेंटेटिव, यानी टूरिस्ट जो घूमने आता है हमारे देश में, जो कि जो दूसरे देश की आइडेंटिटी होती है, उनके लिए, उनकी सहूलियत के लिए ये सिस्टम होता है आईडी कार्ड का। अब ये कहाँ पे होता है, हेड पोस्ट ऑफिस में इशू किया जाता है। ठीक है, और ऐसा नहीं किसी को भी कर देंगे, किसी को भी नहीं करेंगे, जो लोकेलिटी में जिसकी थोड़ी जान पहचान है या इंडिया में रहता है, कुछ लोग जिसको जानते हैं, उनको ही ये आइडेंटिटी कार्ड, नॉर्मली जो पोस्टमास्टर के अगर जान पहचान में हो तो उसको इजीली इशू कर दी जाएगी आईडी कार्ड। ठीक है, आईडी कार्ड। अब नेक्स्ट है, क्या ये सिर्फ है पोस्ट ऑफिस में ही होता है, बाकी में नहीं हो सकता, तो इसमें बताया गया है कि ये सब पोस्ट ऑफिस में भी हो सकता है। अब आईडी कार्ड में क्या क्या चीज़ें होती है, सबसे पहले फुल डिस्क्रिप्शन रहता है, पूरा डिटेल रहेगा, सिग्नेचर रहेगा और फोटो रहेगा। इसकी वैलिडिटी कब तक की है, 3 साल की वैलिडिटी होती है। साइज़ क्या है, 88 mm इंटू 63 mm। ठीक है, इसका यूज़ ऑप्शनल होता है, ये बहुत बड़ा आईडी का प्रूफ नहीं है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस का नॉर्मल आइडेंटिटी कार्ड जो होता है, आपका आधार कार्ड जैसा, दूसरे आईडी कार्ड जैसा काम नहीं करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ पोस्ट मास्टर एडिशनल प्रूफ का भी डिमांड कर सकता है आपका आईडी बनाने के लिए। अगर गुम हो जाता है आईडी कार्ड तो आपको डुप्लीकेट आईडी भी प्रोवाइड करा दी जाएगी, पर उसके लिए आपको फ़ीस देना होगा, रिटर्न में डिक्लेरेशन भी देना होगा। अब हम आ जाते हैं पोस्ट रिस्टांट के ऊपर। ठीक है, पोस्ट रिस्टांट सुनने में थोड़ा डरावना लगता है कि ये है क्या, एक्चुअली इंग्लिश वर्ड नहीं है, दूसरे भाषा में है, तो उसको थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है लोगों को समझने में, लेकिन हम आपको आसान भाषा में समझा देते हैं। इन सब में जाने के पहले, इन सब में जाने से पहले हम आपको एक आसान भाषा में समझाते हैं। ठीक है, देखिए, आप रहते हैं दिल्ली में। ठीक है, ठीक है, आप रहते हैं दिल्ली में, आपका भाई रहता है मुंबई में। आपको एक आर्टिकल
उसको भेजना है, ठीक है, आपको एक आर्टिकल भेजना है, लेकिन वो अभी मुंबई से बाहर गया हुआ है, वो अपने किसी और दोस्त के घर में गया हुआ है, वो बेंगलोर गया हुआ है, ठीक है। अब आपने आर्टिकल भेजना है, आप चाहते कि अभी भेज दे, और जब भी वो आएगा, आपका भाई आएगा मुंबई में, वो रिसीव कर लेगा पोस्ट ऑफिस से। तो आप क्या करेंगे, उस आर्टिकल को पोस्ट ऑफिस के एड्रेस में भेज देंगे। कुछ उसके ऊपर लिखा होना चाहिए, क्या लिखा होना चाहिए बताएंगे। तो आपने इस पोस्ट ऑफिस में उस आर्टिकल को भेज दिया, और जब आपका भाई मुंबई में वापस आ जाएगा बेंगलोर से, तो वो उस पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट कर लेगा। इस सर्विस को क्या कहेंगे कि आपने पोस्ट ऑफिस में भी भेज दिया, और वो डिलीवर भी नहीं हुआ, पर आपका भाई जब आएगा तो वो पोस्ट ऑफिस से आके कलेक्ट कर लेगा। इसको कहते हैं पोस्टरी स्टैंप, ठीक है। इसको कहते हैं हम पोस्टरी स्टैंप। इजी भाषा में, इतना कॉम्प्लेक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। पोस्टरी स्टैंप यही है। पोस्ट ऑफिस में कुछ दिनों के लिए रख लेना, कि जब जो बंदा को रिसीव करना है वो बाद में आके ले लेगा, ठीक है। सिंपल, अब समझ गए आप, उसमें और कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब कुछ नियम देख लेते हैं इसके, ठीक है। तो ये भी होता है स्ट्रेंजर्स के और ट्रैवलर जो घूमने फिरने आते हैं उनके, जो या ज़्यादा जो ट्रैवल करते हैं, वो अपने घर पे नहीं रहते, उनके लिए होता है। पर ये 3 महीने का एक सर्विस है, 3 महीने से ऊपर नहीं यूज़ कर सकते, इसको याद रखिएगा। 3 महीने तक पोस्ट ऑफिस में रह सकता है। अब ऐसा क्या लिखे जो पोस्ट ऑफिस वाले समझ जाए कि ये पोस्टरी स्टैंप वाले आर्टिकल है। तो फर्स्ट पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, ऊपर लिखे तो सबसे पहले लिखेंगे, ये लिख सकते हैं, टू बी केप्ट टिल कॉल्ड फॉर, यानी बुलाए जाने तक रखा जाए। सेकंड आप लिख सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं सीधे पोस्ट ऑफिस के नाम पे लिख दिया। तीसरा चीज़ जो सबसे ज़्यादा लिखते हैं ये है टू अवेट अराइवल, ठीक है। क्या लिखते हैं, टू अवेट अराइवल, यानी आने का इंतज़ार करो, मेरे बंदे का आने का इंतज़ार करो। टू अवेट अराइवल, इन तीनों में से कुछ भी लिखा हो, इन तीनों में से कुछ भी लिखा हो, इसका मतलब है वो पोस्ट स्टैंप है, ठीक है, यानी इसको पोस्ट ऑफिस में रखना है। चलिए, नेक्स्ट चीज़, एड्रेसी का नाम लिखना भी उस आर्टिकल में ज़रूरी है, क्योंकि एड्रेसी जब आएगा कुछ तो प्रूफ देना चाहिए ना कि मेरा आर्टिकल है, तो एड्रेसी का भी नाम आप लिख देंगे। कुछ चीज़ें यहाँ पे अलाउड नहीं होती पोस्टरी स्टैंप में। क्या क्या, एक तो आर्टिकल्स इसमें सिर्फ इनिशियल्स हो, यानी आधा नाम हो या आधा चीज़ें हो, सिर्फ फिगर हो यानी संख्या हो, क्रिश्चियन नाम यानी नाम हो लेकिन सरनेम ना हो, और फिक्टिशियस नाम यानी काल्पनिक नाम हो। तो ये सारी अगर आप ऐसे लिखेंगे तो वो अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। अब पोस्ट स्टैंड को डिस्पोज कैसे किया जाता है, 65 पॉइंट में आ जाइए। तो आपको बता दें, जो पोस्ट स्टैंड आर्टिकल है वो पोस्ट ऑफिस में रखे जाते हैं 3 महीने तक, ठीक है। और 1 महीने तक, अब 3 महीने तक इसको रखा जाता है, पर 1 महीने तक जिम्मेदारी पोस्ट ऑफिस लेता है, और इसके बाद के जो 2 महीने हैं उसकी पोस्ट ऑफिस जिम्मेदारी नहीं लेता है, ठीक है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो पोस्ट ऑफिस की होती है वो 1 मंथ तक होती है, ठीक है। और बाकी 2 महीने उनका अगर कुछ हो जाता है तो उसका रिस्क वो नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा एक और टॉपिक आ रहा है, वो है रीडायरेक्शन। ये चीज़ भी आपको थोड़ी समझनी होगी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और थोड़ा बोरिंग भी है, ठीक है, लेकिन देखते हैं। चलिए, सोचिए ये आपका पोस्ट ऑफिस है, बुकिंग पोस्ट ऑफिस। ये है आपका डिलीवरी पोस्ट ऑफिस। जब ये डिलीवरी पोस्ट ऑफिस यहाँ पे आएगा, जब आपका आर्टिकल डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में आएगा, फिर आपके रिश्तेदार को वो आर्टिकल मिलेगा। यह है आपका रिश्तेदार का घर, ठीक है। तो ये है हमारा वो रास्ता। लेकिन जब ये रास्ते से नहीं जा पा रहा वो आर्टिकल, ठीक है, ये रास्ते से नहीं जा पा रहा, तो उसको दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, ठीक है। इस यहाँ से डिलीवर नहीं हो पा रहा, तो दूसरे एड्रेस, दूसरे तरीके से उसको जाना पड़ेगा। ये दूसरा पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल हो गया, फिर वो आपके रिश्तेदार को वो आर्टिकल पहुँच गया, तो उसको कहेंगे रीडायरेक्शन, वो भी फ्री में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं रीडायरेक्शन, यानी पूर्ण प्रेषण। समझ गए आप पूर्ण प्रेषण क्या होता है। एक डाक लेख जिसे डाकघर द्वारा वितरित नहीं किया जा सकता,
जिस पते पर इसे संबोधित किया गया है इसे पूर्ण निर्देशित किया जा सकता है। ठीक है, ये है रीडायरेक्शन का डेफिनेशन। ठीक है, आर्टिकल विच कैनॉट बी डिलीवर्ड बाय पोस्ट ऑफिस मे बी रीडायरेक्टेड फ्री ऑफ चार्ज टू अनदर पोस्ट ऑफिस। दूसरे पोस्ट ऑफिस में भेज दिया, वहाँ से डिलीवरी हो गई। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट, पोस्टल आर्टिकल जो है, देखिए जैसे इस पॉइंट को हम भी ड्राइंग करके बना देंगे, तो आपको, मुझे लगता है आपको ड्राइंग करके समझाने से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो इसलिए हम आपको ड्राइंग करके ही बता देते हैं। देखिए, ये है आपका पोस्ट ऑफिस, ये है उस डिलीवरी पोस्ट ऑफिस। ठीक है, और ये डिलीवरी पोस्ट ऑफिस है, और ये है आपका रिश्तेदार का घर जहाँ पे आर्टिकल लास्ट में पहुँचना है। ठीक है, ये है। अब ये यहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा है, यहाँ से ये जा रहा है आपका आर्टिकल। ठीक है, तो आपको बता दें, अगर पोस्टल आर्टिकल और नोट या फिर इसका नोटिस ऑफ अराइवल वन प्रेजेंटेड टू एड्रेसी, अगर ये जो आर्टिकल जा रहा है डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में पहुंच गया और वहाँ से सीधा रिश्तेदार के पास पहुंच गया, या तो आर्टिकल पहुंच गया या तो उसका नोटिस पहुंच गया कि आपका आर्टिकल आ चुका है, फिर रीडायरेक्शन नहीं हो पाएगा। याद रखिए, अगर वो ऑलरेडी आपके रिश्तेदार तक आपका आर्टिकल पहुंच चुका है या फिर उसका मैसेज भी आ गया कि वो रिसीव हो गया है डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में, तो आपका रीडायरेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसको रीडायरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है अवरोधन और पूर्ण दिशा का स्थान, कहाँ पे रीडायरेक्शन होगा। ठीक है, आपको एक और चीज़ बताना चाहेंगे, ये जो रास्ता था, ठीक है, ये जो रास्ता है, ये जो रास्ता है, ये ट्रांसमिट हो रहा है, अभी वैन से जा रहा है, आपका जो मेल वैन होता है, मेल वैन से जा रहा है, तो ये जब रास्ते में होगा तब भी आपका जो है रीडायरेक्शन नहीं हो सकता। बीच रास्ते में कैसे रीडायरेक्ट करेंगे? एक बार जब वो डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में पहुंचेगा तब जाके रीडायरेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो दो कंडीशन है, एक तो ना वो रास्ते में होगा और ना ही एक बार जब पूरा पहुंच जाएगा आपके रिश्तेदार तब भी नहीं होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, रीडायरेक्शन तभी हो सकता है जब आर्टिकल डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में हो, ना उसके आगे का प्रोसेस ना उसके पीछे का प्रोसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, ये सिर्फ डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में ही हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो रीडायरेक्शन होगा, पूर्ण प्रेषण होगा, वो फ्री में हो सकता है कि नहीं? तो जी हाँ, ये फ्री में हो जाएगा। फ्री में होने का एक कंडीशन है। देखिए, अगर आप रीडायरेक्ट करना चाहते हैं तो वो फ्री में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कैसे होगा वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, postal articles redirected to any place by inland post by an officer of post office or agent of addressee after its delivery, यानी डिलीवरी के बाद, अब हम देखेंगे डिलीवरी हो गया, ठीक है, इसके बाद क्या रीडायरेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा अनरजिस्टर्ड आर्टिकल रीडायरेक्टेड बाय एन एजेंट ऑफ एड्रेसी हैज़ नॉट ओपन। ठीक है, अब हम देखते हैं फ्री रीडायरेक्शन कैसे हो सकता है। चलिए एक और डायग्राम से समझते हैं। ये है आपका डिलीवरी पोस्ट ऑफिस, सामान आपका पहुंच चुका है बुकिंग पोस्ट ऑफिस से डिलीवरी पोस्ट ऑफिस, और ये है हमारे रिश्तेदार का घर। ठीक है, अब ये आर्टिकल रिश्तेदार के घर में आ गया। ठीक है, लेकिन वो आर्टिकल को खोला नहीं गया है, आर्टिकल अभी बंद है, वो भी अनरजिस्टर्ड। अभी हम अनरजिस्टर्ड की बात कर रहे हैं, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल है, उसको खोला नहीं गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अनरजिस्टर्ड आर्टिकल है और इसको खोला नहीं गया है, और वो वापस पोस्टमैन को दे देता है। आपके रिश्तेदार ने खोला नहीं, सीधा पोस्टमैन के सामने पोस्टमैन आया, पोस्टमैन को वापस आर्टिकल दे दिया कि ये मुझे अभी नहीं चाहिए, इसको डिलीवरी जो है रीपोस्ट कर दो। ठीक है, रीपोस्ट कर दो। तो वो पोस्टमैन तब जाके ये इसका रीडायरेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे बताया गया है। अगर वही चीज़ अगर रजिस्टर आर्टिकल हो, अगर वो रजिस्टर आर्टिकल है तो सेम होगा, पर रिसीप्ट में साइन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो रजिस्टर में जो है रिसीप्ट में अनसाइन होना चाहिए, रिसीप्ट में आप साइन नहीं करेंगे, साइन नहीं करेंगे तब जाके वो फिर से रीडायरेक्ट हो जाएगा, फ्री रीडायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बता दें, अगर ऑफिसर चाहे, पोस्टल ऑफिसर चाहे, ठीक है,
अगर ऑफिसर चाहता है तो फिर वो आपके घर पे आने के बाद भी वो आर्टिकल रीडायरेक्ट कर सकता है। कंडीशन यहाँ पे हमने बता दिया, एक तो बिना खोले, दूसरा बिना साइन किए। ठीक है, ये होता है। साथ ही साथ हेड ऑफ द सर्कल जो होते हैं वो पोस्ट मास्टर को भी अथॉरिटी दे सकते हैं कि रीडायरेक्शन हुआ है कि नहीं, उसका एक रिसीट दे दो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हो गई, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता नहीं है रीडायरेक्शन से, काफ़ी कम बार आ जाता है, काफ़ी कम बार आता है ये। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं पेनल्टी। पेनल्टी क्या होती है, उल्लंघन क्या होता है, या जुर्माना क्या होगा अगर आप उल्लंघन करते हैं, तो जुर्माना क्या होगा। ठीक है, सोचिए, अगर आपका का कोई आर्टिकल आया, ठीक है, रीपोस्ट करने के बाद आर्टिकल आया, कोई आर्टिकल को आपने खोल दिया, हमने जैसे बोला था आपको कि वो आर्टिकल खोलना नहीं है, लेकिन आपने वो आर्टिकल अगर खोल दिया है तो क्या होगा, या फिर जिस स्थान पर आर्टिकल दिया गया था उसके अलावा किसी अन्य स्थान पर पोस्ट किया गया। ठीक है, आपको हमने बताया है कि रीपोस्ट कर सकते हैं, रीडायरेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपका ये घर है, आप अपने बिना खोले अगर उसको वापस भेज सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर आपने उसको खोल दिया या फिर आपने उस जगह के जगह किसी और के पते पे भेज दिया, तो यहाँ पे उस आर्टिकल को माना जाएगा, इसको उल्लंघन माना जाएगा, और उसको फर्स्ट टाइम आर्टिकल की तरह माना जाएगा। उसको अलग से डाक शुल्क आपको देना पड़ेगा कि वो फर्स्ट टाइम जा रहा है। ठीक है, एक तो उस बंदे ने भी पेमेंट किया होगा, पर आपने रीपोस्ट की जगह आपने किसी और को भेज दिया, तो उसका जो चार्ज है, शुल्क आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये उल्लंघन का ये सज़ा होता है, फर्स्ट टाइम माना जाता है। ठीक है, रीडायरेक्शन फीस पार्सल में क्या लगती है, देखिए, फर्स्ट फर्स्ट कैटेगरी है फीस जिसकी नहीं लगती। ठीक है, अगर कोई पार्सल आया है, इसको आपको रीडायरेक्शन करना है, रीडायरेक्ट करना है, ठीक है, पूर्ण प्रेषण करना है, तो अगर वो जो डिलीवरी पोस्ट ऑफिस है, ये हमारा डिलीवरी पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, डिलीवरी पोस्ट ऑफिस, इसका एक एरिया होता है, आप सभी को पता है, यहाँ पे उसको जाना था, ये एड्रेस है, पर यहाँ पे इसको अब पहले इधर जाना था, अभी इसको रीपोस्ट करके यहाँ पे आपने भेज दिया, तो वो उस एरिया के अंदर तो है, तो उस अगर एरिया के अंदर है तो वो फ्री में हो जाएगा। ठीक है, डिलीवरी पोस्ट ऑफिस के एरिया के अंदर अगर है तो फ्री में हो जाएगा। ठीक है, और अगर सेम पोस्ट टाउन के अंदर भी है तो भी फ्री में डिलीवर हो जाएगा। लेकिन अगर उस एरिया से बाहर है तो उसमें पैसे लगने वाले हैं रीडायरेक्शन के, तो वो कितना लगेगा, डाक प्रीपेड दर का आधा आधा राशि। ठीक है, तो जो डाक शुल्क लगना था, जैसे अगर 20 रुपये लगने थे, तो उसका 10 रुपये लगेगा अब रीडायरेक्शन करने का। ठीक है, और ये तभी हो सकता है जब एड्रेसी ने रिटर्न में इंस्ट्रक्शन दिया हो। ठीक है, नेक्स्ट है नो रीडायरेक्शन फीस फ्रॉम सेंडर। सेंडर से कोई रीडायरेक्शन फीस नहीं लिया जाएगा अगर पार्सल को अनक्लेम रिटर्न कर दिया, यानी लावारिस रिटर्न कर दिया जाता है। ठीक है, वो भी इसी कंडीशन में कि डिलीवरी एरिया सेम है, पोस्ट टाउन सेम है तब। ठीक है, अगर नहीं है तो आप जो है आपको प्रीपेड का आधा राशि लगेगा, जैसे अगर 20 है तो उसका 10 लगेगा। ठीक है, तो यानी कि कभी कभी सेंडर से बिना पैसे में भी, बिना विदाउट एनी रीडायरेक्शन फीस, विदाउट रीडायरेक्शन फीस उसका पार्सल वापस रिटर्न आ सकता है अगर उसको अनक्लेम किया गया हो, यानी लावारिस उसके ऊपर लिखा हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चेंज ऑफ रेसिडेंस, यानी अपना रेसिडेंस अगर आपको उसमें चेंज करना है तो उसका इंस्ट्रक्शन आप कैसे देंगे पोस्ट ऑफिस को। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पूरा डिटेल देना होगा अपने पुराने जगह का, और आप नए जगह में जहाँ जा रहे हैं वो पूरा आपको रिटर्न में लिखित में देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो इंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो बहुत सिंपल होना चाहिए और डायरेक्ट होना चाहिए। ठीक है, फिर उसमें ये चीज़ भी डिटेल में लिखी होनी चाहिए कि आप लोग जो ये एड्रेस चेंज करा रहे हैं या फिर अपना रेसिडेंस का जो चेंज कर रहे हैं, वो सारे पोस्टल आर्टिकल्स के लिए है कि नहीं, या फिर कुछ ही आर्टिकल्स के लिए है। और ये भी आपने बताना है कि वो एक बंदे के लिए ही आप रेसिडेंस चेंज करा रहे हैं या पूरी फैमिली के लिए करा रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट है, जब भी चेंज ऑफ रेसिडेंस होगा, रेसिडेंस अगर चेंज करेंगे यानी घर का पता, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल। लेटर मेल में काफ़ी सारी चीज़ें आता है, इनलैंड लेटर कार्ड आता है, पोस्ट कार्ड आता है। तो जो आर्टिकल्स होता है लेटर मेल का, जो ओरिजिनली इनलैंड पोस्ट के से ट्रांसमिशन हुआ था, अब आपको पता है
दो होता है, एक होता है इनलैंड पोस्ट यानी हमारा भारतीय डाक, भारत के अंदर का इनलैंड पोस्ट, और एक होता है फॉरेन पोस्ट। ठीक है, अभी तक तो ये आपको समझ में आ गया होगा। दो तरह से इसको बांटा जाता है, एक इंडिया के अंदर का, एक इंडिया के बाहर का। तो इसमें बताया जा रहा है जो लेटर मेल होते हैं जो इनलैंड पोस्ट के थ्रू भेजे गए थे वो इनलैंड पोस्ट में ही रीडायरेक्ट हो पाएंगे, वो फॉरेन पोस्ट में नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब फॉरेन पोस्ट में भी हो सकते हैं, एक शर्त यहाँ पे दिया गया है कि अगर अ, सारे कंडीशन फुलफ़िल की जाती है, सारे जितने कंडीशन हैं उस, जैसे कि फ़ीस हो गया, फ़ॉरेन का जो फ़ीस वगैरह होगा, एयरमेल का चार्जेस होगा, वो सारी चीज़ अगर फुलफ़िल कर दी जाती है तो वो बाहर भी रीडायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो उसमें इसके लिए आपको लिखित में देना पड़ेगा, प्लस फ़ीस वगैरह सारी चीज़ देनी पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई बंदा इंडिया के बाहर चले जाता है, इंडिया को छोड़ के फ़ॉरेन चला जाता है, तो एक रिटन इंस्ट्रक्शन देना होता है। ठीक है, रिटन इंस्ट्रक्शन देना होता है और एक एजेंट को अपॉइंट करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कोई भी अनपेड या इनसफिशिएंटली पेड इनलैंड पैकेट जो होता है, अनपेड यानी पूरा भुगतान ही नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, ₹0। इनसफिशिएंटली पेड मतलब थोड़ा तो किया है, थोड़ा पेड है और थोड़ा दय है। तो इसमें इन चीज़ों को रीडायरेक्ट नहीं किया जाएगा फॉरेन कंट्री में। ठीक है, जब तक वो पूरा रेट नहीं देते। ठीक है, अब ये जो सारे इंस्ट्रक्शन हमने दी, रीडायरेक्शन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन, ये कब तक वैलिड होती है? तो आपको बता दें, ये 3 महीने तक इंस्ट्रक्शन वैलिड होती है। ठीक है, सेपरेट रिटन इंस्ट्रक्शन फॉर एवरी चेंज ऑफ एड्रेस, यानी जब जब आप एड्रेस चेंज करेंगे तब तक आपको अलग अलग इंस्ट्रक्शन रिटन में देना पड़ेगा। ठीक है, 3 महीने के बाद फिर रिन्यू करना पड़ता है। चलिए, अब आ जाते हैं हमारा 74, हमारा ये जो रीडायरेक्शन वाला चैप्टर है यहाँ पे ख़त्म होता है, बहुत बोरिंग चैप्टर। अब है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ अनडिलीवरेबल आर्टिकल, यानी ऐसे आर्टिकल जो डिलीवर नहीं कर पा रहा पोस्टमैन या पोस्ट ऑफिस, तो उसके साथ क्या व्यवहार या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले 74 में आते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे डाकघरों में असंदिग्ध लेखों का निरोध और की अवधि यहाँ पे कैसे होता है। ठीक है, असंदिग्ध यानी डिलीवर नहीं हो पाए। ठीक है, जो भी आर्टिकल इसमें इन एलिजिबल एड्रेस हो, इन एलिजिबल एड्रेस मतलब अस्पष्ट, कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट एड्रेस है, उनको आरएलओ में भेज दिया जाता है। आरएलओ का फुल फॉर्म होता है रिटर्न लेटर ऑफिस। ये हमेशा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, जब भी आरएलओ का फुल फॉर्म आए तो आपको लिखना है रिटर्न लेटर ऑफिस। ठीक है, तो ये है इसका फुल फॉर्म। तो कभी भी एड्रेस अगर आधा अधूरा होगा तो वो आरएलओ में भेज दिया जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट, कुछ में भी कुछ अपवाद है, एक्सेप्ट दे आर फुल्ली प्रीपेड, अगर उसको पूर्व भुगतान किया गया है तो उसको आरएलओ में नहीं भेजा जाएगा, तो उसमें कोशिश की जाएगी डिलीवर करने की। ठीक है, अगर नाम और एड्रेस सेंडर का बाहर दिख जाता है, सेंडर का, तो सीधा सेंडर को भेज दिया जाता है, आरएलओ में नहीं भेजा जाता। ठीक है, ऐसे आर्टिकल्स जिसमें अननोन एड्रेस हो, ठीक है, या फिर जो एड्रेस दिया भेजा गया है वो एड्रेस में वो बंदा पाया ना गया, वो किसी और एड्रेस में चला गया। ठीक है, तो उनको हेड ऑफिस या सब पोस्ट ऑफिस या बीओ में 7 दिनों के लिए रखा जाता है, 1 हफ्ते के लिए, याद रखिएगा, रखा जाता है। किन केसेस में? अगर अननोन एड्रेस हो, यानी एड्रेस पता ही नहीं चल रहा, या पुराना कोई एड्रेस है, ठीक है, पुराने एड्रेस का नाम है, या फिर उस एड्रेस में वो बंदा मिला ही नहीं, तो 7 दिनों के लिए पोस्ट ऑफिस में रहेगा। ठीक है, फिर उन आर्टिकल्स में जिनमें नाम, एड्रेस ऑफ सेंडर हो, ठीक है, और कोई पोस्टेज ना हो यानी डाक शुल्क ना हो, तो उसको रिटर्न टू सेंडर कर दिया जाता है, आरटीएस कर दिया जाता है, रिटर्न टू सेंडर। ठीक है, और बाकी आर्टिकल्स जिनमें नाम वाम कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, वो आरएलओ में भेजे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अनडिलीवर्ड रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर पैकेट जो होते हैं, वो भी रिटर्न कर दिए जाते हैं डायरेक्ट टू सेंडर 7 दिनों के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा कैटेगरी आती है, कोई एड्रेस ही है, अगर वो रिफ्यूज़ कर देता है डिलीवरी लेना। ठीक है, नोटिस दे दिया गया था पोस्ट ऑफिस द्वारा कि आपका आर्टिकल आया है, पर वो डिलीवरी नहीं लेता, मुझे नहीं चाहिए,
या तो कहीं फॉरेन में चला गया है, बाहर चला गया है बिना इंस्ट्रक्शन के, या तो वो उसकी मृत्यु हो गई है और कोई रिलेटिव नहीं है, रिश्तेदार नहीं है देने को, तो वो उन सब केसेस में भी डिटेन नहीं किया जाता, पोस्ट ऑफिस द्वारा नहीं जब्त किया जाएगा, वो आरएलओ में सीधा भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम अभी देख रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस क्या करता है अगर डिलीवर नहीं हो पाता। नेक्स्ट है हमारा अपवाद एक्सेप्शन। ठीक है, रिफ्यूज अनरजिस्टर्ड आर्टिकल हैविंग क्लियर नेम ऑफ सेंडर, यानी कि ऐसे अनरजिस्टर्ड अपंजीकृत लेख जो रिफ्यूज़ कर दिए गए हैं पर उसमें नाम है और एड्रेस है सेंडर का, किसका, सेंडर का, तो उसको रिटर्न कर दिया जाएगा डायरेक्टली बुकिंग पोस्ट ऑफिस में, हेड ऑफिस या सब पोस्ट ऑफिस द्वारा। ठीक है, तो ये अपंजीकृत लेख है और इसमें सेंडर का नाम है, तो उसको वापस भेज दिया गया कहाँ, बुकिंग पोस्ट ऑफिस, जहाँ से आया है उस पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, एक्सेप्ट दोज, उनको छोड़ के जिनमें पोस्टेज या कोई भी अमाउंट ड्यू है, कोई देय है, वो हेड ऑफिस में, हेड पोस्ट ऑफिस में भेजा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा अनक्लेम्ड एंड रिफ्यूज्ड इंश्योर्ड आर्टिकल। इंश्योरेंस वाले आर्टिकल आ गए, ऐसे लावारिस आर्टिकल जिसको रिफ्यूज़ कर दिया गया है या लावारिस है पर वो इंश्योर्ड है, यानी ये थोड़ा महंगा हो सकता है इसमें कुछ, क्योंकि इसमें अगर इंश्योरेंस किया गया है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट होगा। प्लस रिफ्यूज अनइंश्योर्ड आर्टिकल्स, वीपी आर्टिकल्स जो होते हैं, वैल्यूपेबल आर्टिकल्स, उनको रिटर्न टू बुकिंग पोस्ट ऑफिस, यानी इनको भेजा जाता है जहाँ से ये आया है। प्लस फिर अगर वो बंदा नहीं मिला जो बंदे ने भेजा है तो उसको आरएलओ में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये आरएलओ को काम होता है। अब हम तो इतने देर से देख रहे हैं कि बार बार आरएलओ का नाम आ रहा है, आरएलओ में भेजा जा रहा है, अब आरएलओ में क्या होता है, तो अब देखेंगे उन आर्टिकल्स का रिटर्न लेटर ऑफिस में किया क्या जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसकी पूरे अच्छे से उसकी जांच होती है, एक एक चीज़ें देखते हैं, चेक करते हैं, अगर भाषा नहीं समझ में आ रहा तो भाषा भी चेक करते हैं, दूसरे लैंग्वेज में चेक करते हैं। फिर एड्रेस अगर मिल ही नहीं पाता तो क्या करेंगे, देखिए अब एड्रेस मिला नहीं, फर्स्ट कंडीशन आता है आर्टिकल्स हैविंग नेम एंड एड्रेस ऑफ, अगर कवर में मिल गया, ठीक है, नाम और एड्रेस, तो सिंपल सी बात है, उसको बुकिंग पोस्ट ऑफिस में भेज दिया जाएगा और वो सेंडर को वापस दे देंगे। ठीक है, ये तो फर्स्ट हो गया। अब एड्रेस नहीं मिला, ठीक है, नाम और एड्रेस नहीं मिला, तो उस आर्टिकल को खोल देंगे। आर्टिकल को खोलने के बाद उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब उसके बाद भी कुछ नहीं मिला तो रिटर्न टू सेंडर हो जाएगा, आरटीएस हो जाएगा। ठीक है, सेंडर को वापस भेज दिया जाएगा क्योंकि डिलीवरी वाला जहाँ पे भेजना है उसको तो मिल ही नहीं रहा, और फिर भी नहीं मिलता तो वो आरएलओ में ही रखा जाएगा कुछ दिनों तक। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड पॉइंट, रिफ्यूज्ड आर्टिकल। ठीक है, जो रिफ्यूज़ कर दिया गया है या फिर ऐसे आर्टिकल जो जिसकी मृत्यु हो गई है, तो उनको उसके ऊपर ऐसे हम लिख देंगे एड्रेस नॉट फाउंड, और वो एड्रेस उसको आरएलओ में ही रखेंगे। ठीक है, 76 पॉइंट है ये है डाक शुल्क देने के लिए प्रेषक का दायित्व। ठीक है, ऑब्लिगेशन टू सेंडर, सेंडर को पोस्टल जितने चार्जेस है वो देने ही होते हैं। आप भेज रहे हैं, आप पहले बंदे हैं जो भेज रहे हैं, किसी को भी भेज रहे हो तो आपने पैसे सारे भरने हैं, ये है। ठीक है, तो सेंडर इज़ बाउंड टू पे एनी पोस्टेज और सम ड्यू ऑन अनडिलीवर और रिफ्यूज आर्टिकल, तो भले ही आपका आर्टिकल डिलीवर पोस्ट ऑफिस नहीं कर पाई, ठीक है, अनडिलीवर है, या फिर आपके बंदे ने वो रिफ्यूज़ कर लिया है लेने से, इन दोनों कंडीशन, जो आप पैसा जो लगेगा, जो आपका देय है अमाउंट, या पोस्टेज ड्यू है, डाक शुल्क देय है, ये अमाउंट सेंडर भरेगा ही भरेगा, उसकी जिम्मेदारी। ठीक है, अगर वो नहीं करता है फिर भी रिफ्यूज़ कर रहा है कि मैं क्यों भरूँ, मैं नहीं भरूँगा, तो उसको फाइन लगेगा पोस्ट ऑफिस एक्ट के अकॉर्डिंग, और ये क्लॉज 52 में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 77। ठीक है, और ये हमारा एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, इंक्वायरी एंड कंप्लेन। इंक्वायरी और कंप्लेन से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। इसमें सबसे पहले आता है सजेशन बुक, सजेशन और कंप्लेन बुक। तो अगर आपका सवाल आता है फ्यूचर में एग्ज़ाम में, ये पहले भी आया है, अब भी आएगा, कि सजेशन और कंप्लेन बुक कौन से पोस्ट ऑफिसेज में अवेलेबल होते हैं, तो ये सारे पोस्ट ऑफिसेज में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और इनका काम कब किया जाता है, तो ये ड्यूरिंग वर्किंग आवर ऑफ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के वर्किंग आवर में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसकी अथॉरिटी किसके पास है, तो ये एड्रेस की जाती है लोकल एसपी। ठीक है, लोकल एसपी,
लोकल सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, ठीक है। और अगर हम फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस की बात करें तो जो भी पोस्ट मास्टर इंचार्ज होगा उनके नाम पे होगा, ठीक है। अब जनता की शिकायतों का प्रसारण कैसे होता है ये देखते हैं हम, ठीक है। तो कोई कंप्लेंट है, कोई बोनाफाइड कंप्लेंट है सर्विस, पोस्ट ऑफिस के सर्विस के खिलाफ, ठीक है, या फिर पुराना कोई आपने कंप्लेन किया है तो उसका रिमाइंडर है कि कंप्लेन का कोई पुराना रिमाइंडर है, उसको फ्री ऑफ चार्ज ट्रांसमिशन होता है, यानी उसका जो प्रसारण होता है वो फ्री ऑफ चार्ज होता है, कोई पैसे इसमें नहीं लगेंगे, पोस्टेज चार्ज वगैरह इसमें नहीं लगेंगे, और उसको ओपन कवर में आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। वीपी आर्टिकल से रिलेटेड कंप्लेंट है तो वो पोस्ट ऑफ, जहाँ पे वीपी आर्टिकल पोस्ट किया गया था वहाँ पे भेजा जाएगा, वो टेंडर्ड किया जाएगा और उसमें इंक्वायरी फीस लगेगी। तो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं जो भी कंप्लेंट्स हुए। पहले तो हमने कंप्लेंट देखा, ऊपर यहाँ पे देखिए बोनाफाइड कोई कंप्लेंट होता है अगेंस्ट सर्विस के, अगेंस्ट पोस्ट ऑफिस के सर्विस के अगेंस्ट, या कोई कंप्लेंट पहले से क्या हुआ इसका कोई रिमाइंडर है, और अगर वो ओपन कवर में भेजा है तो वो फ्री ऑफ चार्ज, ठीक है, ट्रांसमिशन हो जाएगा, किसी भी पोस्ट ऑफिस में वो कंप्लेंट निकल चला जाएगा। बाकी जो कंप्लेंट है उसको अगर आपको बाई पोस्ट भेजना है तो उसमें एक थोड़ा सा आपको डाक शुल्क दिया जो है आपको देना होगा, ठीक है, डाक शुल्क उसको भरना पड़ेगा। अगर आप अनपेड यानी कि बिल्कुल भी नहीं डालते इसमें जो भी डाक शुल्क लगने वाला है, या फिर इनसफिशिएंटली आधा भरते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं रख करे जाएंगे, ठीक है। एटी में आइए, एटी हमारा सर्कल कंप्लेन ऑफिसर। अब सर्कल कंप्लेन ऑफिसर्स क्या कौन होते हैं? तो सर्कल कंप्लेन ऑफिसर्स एक तरह से विजिलेंस ऑफिसर होते हैं। विजिलेंस का मतलब होता है सतर्कता अधिकारी, जो करप्शन वगैरह या दूसरी चीज़ों से इससे रिलेटेड चीज़ें देखते हैं, वो विजिलेंस ऑफिसर होते हैं। तो वो विजिलेंस ऑफिसर जो हेडक्वार्टर में अटैच हो, हर सर्कल के हेडक्वार्टर में, उनको हम सर्कल कंप्लेंट ऑफिसर कहेंगे, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है, इनको किस चीज़ के लिए रखा गया है? वो ये प्रॉपर अटेंशन कर देते हैं और फास्ट डिस्पोजल करते हैं कंप्लेंट का, यानी कंप्लेंट को जल्दी से जल्दी अटेंशन देते हैं, अटेंशन देना प्लस उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना इनका काम होता है, ठीक है। अगर कोई भी कंप्लेंट डिले करी गई हो, यानी इसमें डिले हो रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर आपको जो पोस्ट ऑफिस के जो ये सीसीओ है या ये विजिलेंस ऑफिसर है, इनका काम सही नहीं लग रहा है, सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा है, फिर सीसीवीओ, ठीक है, सर्कल कंप्लेंट विजिलेंस ऑफिसर को बताया जाता है, ठीक है। तो आप तो पहले छोटे लेवल में करेंगे, इसके बाद वो काम सॉल्व नहीं होगा तो फिर ये काम आ जाता है सर्कल कंप्लेंट विजिलेंस ऑफिसर का, ठीक है। चलिए, अब पीरियड ऑफ कंप्लेंट, यानी आप कब तक कंप्लेन कर सकते हैं, कंप्लेंट का भी एक टाइम पीरियड है, डेट्स है, इसमें टाइम्स देखा जाता है। तो अगर मनी ऑर्डर या वैल्यूपेबल आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन है तो आप 12 महीने यानी 1 साल के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं डेट ऑफ इशू से, ठीक है। यही 12 महीने यानी 1 साल, 2 साल बन जाएगा अगर आप वो मनी ऑर्डर फील्ड पोस्ट ऑफिस से इशू किया गया, यानी आर्मी वाले, ठीक है, या फिर फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर है सी मैन के या नेवी रिलेटेड है, ठीक है। अब ये तो हो गया मनी ऑर्डर और वैल्यूएबल पोस्ट, ये 1 साल तक, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल हो या इंश्योर्ड आर्टिकल हो, अगर वो गुम हो जाता है या डैमेज होता है तो आपके पास 3 महीने होते हैं कंप्लेन करने के लिए आर्टिकल के पोस्टिंग डेट से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कोई और कंप्लेन अगर हो इनलैंड पोस्ट से रिलेटेड तो उसमें आप 6 महीने के अंदर कंप्लेन कर सकते हैं, जिस दिन वो घटना घटी है, कोई भी चीज़ आपकी टूटी फूटी मिली हो या दूसरा कोई भी कंप्लेन हो, ठीक है। अगर पोस्टल ऑर्डर जो होता है आईपीओ वो गुम हो जाता है, मिसकैरियज होता है यानी गलत तरीके से उसका ट्रांसमिशन हुआ है या डिस्ट्रक्शन हो गया है, तो आपके पास 1 साल होते हैं कंप्लेन करने के लिए, ठीक है। अब कंप्लेन आप जब करेंगे तो आप कौन कौन सी विवरण देंगे, कौन कौन सी डिटेल्स देंगे, ठीक है। तो आप जो भी चीज़ से रिलेटेड कंप्लेन कर रहे हो उन लेखों का संबंधित जिनके लिए एक रसीद जारी की गई है, और जो भी आर्टिकल्स है अगर उसके साथ में रिसीट दी गई हो आपको रजिस्टर आर्टिकल्स के साथ जैसे देते हैं, तो उसका कॉपी आप जेरोक्स जो है अटैच कर दीजिए, ठीक है। अब वो रजिस्टर्ड चीज़ नहीं, उसकी रसीद नहीं दी गई, वो रजिस्टर अनरजिस्टर्ड मेल है, अपंजीकृत लेख है, उसको गुम हो गया, वहाँ डिले हो गया,
इससे रिलेटेड अगर आपको कंप्लेन करना है तो आपने किस दिन पोस्ट किया, टाइम और डेट ये आपको रखना है, याद रखना है, उस चीज़ में मेंशन कर देना है। लेटर बॉक्स का इन्फॉर्मेशन, आर्टिकल का फुल एड्रेस, वो पर्सन, ठीक है, किस बंदे ने भेजा था, कौन से टाइम और डेट पे भेजा था, लेटर बॉक्स का इन्फॉर्मेशन, एड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने कंप्लेन में अटैच करनी है या मेंशन करनी है। ठीक है। अगर डिले हुआ है आपका तो उस कवर का जो रैपर है वो भी आपको साथ में लगाना है। ठीक है। लॉस ऑफ कंटेंट, ठीक है, साथ में ये भी आपको बतानी है इन्फॉर्मेशन, क्या क्या चीज़ें गायब हुई है, अगर कोई आर्टिकल गायब हुआ है, आर्टिकल में से क्या क्या चीज़ें गायब हुई है, सब कुछ। अगर ओवर चार्ज किया गया है और आपको कंप्लेन है कि मेरे साथ ओवर चार्ज का जो है मामला, ओवर चार्ज मतलब जितने पैसे जितने दे थे उससे ज़्यादा, 10 रुपये का चीज़ है 20 रुपये ले लिया गया है, तो उसको कहेंगे ओवर चार्ज। तो इससे रिलेटेड कंप्लेन है तो जो कवर है या रैपर है वो आप उसको साथ में रखेंगे, या तो उस आर्टिकल को ही सीधा पोस्ट मास्टर के सामने खोलिए, देखिए ये आया आर्टिकल, इसने मेरे से इतने रुपए लिए है पर ये तो इतने का है। ठीक है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन है तो अकाउंट नंबर आप साथ में डालेंगे, और साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस, उस पोस्ट ऑफिस में आप जाएंगे जहाँ पे ये खोला गया है उसका जानकारी बताएंगे। ठीक है। अगर पोस्टल आर्टिकल, कोई भी पोस्टल आर्टिकल गुम हो जाता है, फिर मिसकैरियज होता है या डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो उसका ऑर्डर नंबर, ठीक है, आईपीओ का ऑर्डर नंबर वगैरह जो होता है, या परचेस कहाँ से, ऑफिस कहाँ कहाँ से परचेस किया, या डेट वगैरह आप रखेंगे। तो ये था हमारा फोर्थ लेक्चर। हमारा फोर्थ लेक्चर कंप्लीट हो गया है, बहुत बड़ा है ये। ठीक है। करीब 1 घंटे का होगा, इसको आपने पार्ट्स पार्ट्स में देखना है, या तो आप इसको बार बार ही देखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा टफ भी है, समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। कुछ टॉपिक्स इसमें नॉन इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इनफैक्ट, हमने आपको बताया भी है कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आप छोड़ भी सकते हैं। वैसे हम चाहेंगे कि आप लोग हैंडमेड नोट्स अपना खुद बनाएं। ठीक है। क्योंकि अगर नोट्स आप बनाएंगे तो वो आपके माइंड में छप जाएगा। ठीक है। वो आपको एग्ज़ाम में ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा कि मैंने ऐसे से लिखा था। तो अपना नोट्स खुद ही बनाइएगा। ठीक है। कोशिश कीजिएगा नोट्स खुद बनाने का, और इन सारे जितना हम चीज़ें पढ़ा रहे हैं उनको पीओ गाइड 1 से आप डायरेक्ट एक बार मैच भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। पीओ गाइड 1 गूगल में अवेलेबल होता है। ठीक है। बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, गाइड है, एक तरह से पूरा प्रिंट आउट है, वो आप लोग चेक कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। ठीक है। बाकी सारे अपडेट्स के लिए आप बने रहें। यूट्यूब का नाम है ई पोस्टल नेटवर्क, आप सभी को पता ही है। बाकी अपडेट्स यहाँ पे मिलेंगी, और कोचिंग का मटेरियल आपको टेलीग्राम में मिलेगा। ठीक है। धन्यवाद।